ठीक है। तो जीओसी फर्स्ट में मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स आते हैं। इफेक्ट्स होते हैं ये बेसिकली आपके 4 तरीके के होते हैं। पहला होता है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा होता है आपका मेसोमेरिक इफेक्ट, तीसरा होता है रेजोनेंस, चौथा होता है आपका हाइपर कंजुगेशन, और पांचवा होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो इंडक्टिव, मेसोमेरिक, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, ये जो है 4, ये आपके परमानेंट इफेक्ट होते हैं। परमानेंट इफेक्ट होते हैं और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपका टेम्परेरी इफेक्ट होता है। अब हम एक एक करके इनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट को लेते हैं। दोस्तों इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि इंडक्टिव इफेक्ट लगता क्यों है। इंडक्टिव इफेक्ट एक्चुअली पोलराइजेशन की वजह से लगता है। बॉन्ड पोलराइजेशन, जब भी कहीं डेल्टा ई एन आएगा, जैसे CCl डेल्टा ई एन है, तो यहाँ पे बॉन्ड पोलैरिटी आएगी। तो एक लेस ई एन है और एक मोर ई एन है। तो हमेशा जो मोर ई एन वाला है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो हम सिंपल भाषा में अगर इसको समझना चाहें तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है। ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट अपने मतलब नॉर्मल अगर हम ट्रिक्स में बात करें तो खींचना होता है, खींचना इफेक्ट। ये खींचता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन खींच रहा है, आप देखो क्लोरीन खींच रहा है, ज़्यादा ई एन है वो, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे खींच रहा है क्लोरीन। तो देखो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरह के होते हैं, एक होता है -I और एक होता है +I। ठीक है। तो -I जो होता है वो खींचता है और +I जो है वो देता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को ढकेलता है। ठीक है ना। तो कुछ ग्रुप्स होते हैं जो +I शो करते हैं, कुछ ग्रुप्स होते हैं जो -I शो करते हैं। हम एक एक करके उनके बारे में देखेंगे। सो गाइज अब हम इसमें देखते हैं कि एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। तो जैसे मैंने बताया 2 तरह की है, एक +I होती है और एक -I होती है। ठीक है। तो +I मैंने बताया देता है और -I खींचता है। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इनकी डिपेंडेंसी क्या है। तो देखो दोनों जो है ना वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब कार्बन 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 और फिर एक कोई X ग्रुप है जिसका +I या -I इफेक्ट है, तो खींच रहा है या दे रहा है, तो दोनों डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं। जितनी डिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना इसका इफ़ेक्ट कम होता जाएगा। जैसे C1 है, C2 है, C3 है, तो X का इफ़ेक्ट, इंडक्टिव इफ़ेक्ट C1 पर सबसे कम, उससे ज़्यादा C2 पे, सबसे ज़्यादा C3 पे, क्योंकि ये सबसे पास है। ठीक है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इसका इफ़ेक्ट कम होता जाएगा। या तो खींचना है या तो देना है, दोनों केस में इसका इफ़ेक्ट कम होगा ही होगा डिस्टेंस बढ़ने से। ठीक है। तो पहला हमने ये देखा। अब दूसरा देखो, ये +I इफेक्ट जो होता है ना वो EN के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है। इसको ऐसे कर सकते हो, +I इफेक्ट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू EN। ठीक है। और इसमें एक और चीज़ होता है कि +I की जो पावर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिव चार्ज की। और वहीं पे यहाँ पे देखा जाए तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। जो
माइनस आई होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि ये खींचता है तो जितना ईएन ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा खींचेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीसरा, माइनस आई प्लस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना प्लस चार्ज बढ़ेगा, आपको पता है डेफिशिएंसी उतनी ज़्यादा होगी, कमी है तो उतना खींचेगा ये, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। तो गाइस हमने ये देखा कि कैसे वैरी करता है प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट। अब हम देखते हैं कि अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि जब भी हम प्लस आई या माइनस आई देखते हैं तो हमें पता है कि लार्जली डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो हमें ये पता है कि ये डिस्टेंस के साथ वीक होते जाते हैं, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है ये वीक पड़ते जाते हैं, ठीक है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है जो हमें क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट, और जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें काफ़ी ऐसे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कई बार क्या होता है ना कि एक आप फॉर्मूला याद रखना DNP, ठीक है। सबसे पहले D, फिर N, फिर P, इसका फुल फॉर्म बनाता हूँ। D का होता है डिस्टेंस, ठीक है, N से नंबर और P से पावर। यानी कि डिस्टेंस सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, ठीक है ना, फिर उसका नंबर डोमिनेटिंग होता है और पावर सबसे लास्ट में होता है। ये अभी समझ में नहीं आएगा, ये जब मैं क्वेश्चंस लूँगा तब उसमें समझ में आएगा। फिर भी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो एक कार्बन चेन है, ठीक है ना, तो यहाँ पे Cl अटैच है, ठीक है। इस ग्रुप पे हमको इफेक्ट देखना है। अगेन 4 कार्बन की चेन है और यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे F ले लेता हूँ मैं, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे F ले लेता हूँ, ठीक है। और फिर मैं एक बार और 4 कार्बन की चेन है, X है, और यहाँ पे मैं यहाँ पे Cl लगा देता हूँ, ठीक है। तो आप मुझे ऑर्डर बता सकते हो? आपको पता है कि Cl और F ये दोनों माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, खींचते हैं बेसिकली। तो अगर ये खींचेंगे तो कौन ज़्यादा खींचेगा? आप इसको पॉज करके एक बार देखो ऑर्डर। अगर मैं इसको 1 2 3 ऑर्डर बनाऊँ तो आप क्या ऑर्डर बनाओगे? इफेक्ट का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या बनाओगे? तो गाइस हो सकता है आपने ट्राई किया हो, मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने बताया डिस्टेंस, नंबर, पावर, सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग कौन है? डिस्टेंस, फिर नंबर, फिर पावर। तो डिस्टेंस सबसे ज़्यादा। आप देखोगे यार एक ही कार्बन पे तो Cl है, ठीक है, तो दोनों का खींचने का बराबर बराबर पावर होगा, ठीक है। पर डिस्टेंस फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन पे, फ्लोरीन देखोगे आपको पता है Cl से ज़्यादा पावरफुल है, 1 2 3, ठीक है, थर्ड नंबर पे भी है। लेकिन क्लोरीन किस पर है? पहले नंबर पे है। तो डिस्टेंस सबसे लीस्ट डिस्टेंस कौन है? Cl, ठीक है ना। तो तीसरे की सबसे ज़्यादा होगी, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? थर्ड का होगा, क्योंकि सबसे क्लोजेस्ट है, ठीक है। अब डिस्टेंस आपने देख लिया, ठीक है ना। अब क्या इन तीनों के मतलब इन दोनों केसेस में डिस्टेंस थर्ड कार्बन पे ही है? क्या दोनों थर्ड कार्बन पर ही हैं? तो दोनों का नंबर देखोगे, ठीक है ना। अब पावर मत देख लेना, सबसे पहले पावर देखोगे तो फ्लोरीन की पावर ज़्यादा है। नंबर देखो, नंबर देखोगे तो क्लोरीन 2 हैं, ठीक है। तो इसका पहला हो जाएगा और सेकंड ये ऑर्डर बनेगा, ठीक है। इसमें बताना चाहूँगा जब भी पावर देखना हो ना तो उसका एक ऑर्डर बना के आपको मैं बता देता हूँ, क्वेश्चंस में हेल्पफुल होगा। और बहुत सारे लोग बहुत सारा ऑर्डर बताते हैं और वो ज़रूरत पड़ती नहीं है। मैंने बहुत सारे PYQs देखे हैं और मैंने बताया है PYQs, तो उसमें मेरा मेरा जो एक्सपीरियंस है और जो सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ देखने को मिलते हैं PYQs में और न्यूमेरिकल्स में, तो उसके हिसाब से मैं एक ऑर्डर बनाता हूँ। देखिए प्लस आई कि आपको ज़्यादातर थर्ड डिग्री मतलब टर्शरी एल्केन मिलेगा, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा इसका होता है। फिर सेकेंडरी मिलेगा, फिर प्राइमरी मिलेगा। ऐसे होता है 3 डिग्री, फिर ये 2 डिग्री होता है, ये जुड़ा होगा किसी एक्स से, ठीक है ना, और फिर ये
1 डिग्री होता है, ठीक है। तो ऐसे इफेक्ट होता है बस आपको ये, और फिर ये CT3, CD3 और फिर CH3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, इनका ऑर्डर आप देख सकते हो। तो इतना ही आपको याद रखना है प्लस आई इफेक्ट में। माइनस आई थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, जो मैं बता रहा हूँ बस उतना याद रखो, आपके सारे न्यूमेरिकल बन जाएंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो यहाँ पे NO2 सबसे ज़्यादा होता है माइनस आई इसका, ठीक है ना। फिर CN आपको पता है साइनाइड, COOH, फिर होता है X। जब भी मैं X लिखूं तो आप इसका ऑर्डर हमेशा याद रखना, FCl, Br, I, ठीक है ना। ये हैलोजन के लिए हम डोनेट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का और सबसे मिनिमम आई का है आयोडीन का, ठीक है। फिर ट्रिपल बॉन्ड आता है, ट्रिपल बॉन्ड आपको पता है sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, s करेक्टर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो माइनस आई भी ज़्यादा होगी। फिर NH2 सबसे लीस्ट में। तो बस आपको इतना याद रखना है। पहला आप याद रखो NO2CnCOOH, NO2CnCOOH ऐसे याद रखो, ठीक है ना। और ज़्यादातर काम यही आ जाते हैं। फिर आता है उसके बाद हेलोजन FCl, Bri, ठीक है ना। तो फिर ट्रिपल बॉन्ड आता है और फिर NH2 आता है। बस इतना याद रखो, माइनस आई में इनफ है। तो गाइस हमने अभी तक देखा कि कैसे माइनस आई इफेक्ट वेरी कर रहा है और किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, और उसके हमने एप्लीकेशंस देखे और उनको उनके पावर को जज करना है, डिस्टेंस को और नंबर को कैसे जज करना है, इसका हमने एक ऑर्डर देखा है। अब मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका एप्लीकेशन है, दो और एप्लीकेशन है। पहला तो कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी में इसका रोल है। हम जब भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कार्बोनाइन की या कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बताओ, तो आप वहाँ पे पावर से जज करना पड़ेगा स्टेबिलिटी को, ठीक है। और दूसरा एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ में आता है इसका यूज़। तो एसिडिक बेसिक हम मेसोमेरिक और रेजोनेंस पढ़ने के बाद उसको लास्ट में देखेंगे, थर्ड पार्ट में। लेकिन सॉरी सेकेंड पार्ट जब GOC की आएगी, इसका नेक्स्ट पार्ट, तो उसमें हम उसको कंक्लूड करेंगे। सो मीनवाइल मैं इसका जो पहला और कह सकते हैं कि दूसरा, जो पहला मैंने बता दिया कि कैसे जज करते हैं पावर को, दूसरा जो मैं अब बताने जा रहा हूँ वो कार्बोकेटाइन और कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी कैसे जज करेंगे, वो हम ले रहे हैं अभी, ठीक है। तो इसमें आपको मैं 3 पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। कभी भी आपको अगर कार्बोकेटाइन और कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी देखनी हो तो 3 बातों का ध्यान रखना होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब भी हम ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कहीं भी हम EN देखते हैं ना, तो हम अलोंग द पीरियड जाते हैं। तो लेफ़्ट टू राइट जब भी हम जाएंगे तो EN बढ़ेगी, ठीक है ना। जैसे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये अलोंग द पीरियड हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है ना, तो EN बढ़ेगी। अब जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे FCl, Bri, ठीक है ना, ये ग्रुप है एक। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज़ देखते हैं, साइज़ बढ़ती है, ठीक है। तो लेफ़्ट टू राइट गए अलोंग द पीरियड तो EN बढ़ेगी, ठीक है ना। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज़। तो कभी भी ग्रुप में अगर आपको आ जाए ना, जैसे सल्फ़र आ गया, ऑक्सीजन फैमिली का आ गया, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आ गया, या कार्बन सिलिकॉन आ गया, या बोरोन एल्युमिनियम आ गया, ये ग्रुप में आ जाए कोई भी और आपको जज करना हो तो आप हमेशा साइज़ देखोगे, ठीक है। और अगर पीरियड का कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे ये पीरियड है, ठीक है ना, इस पीरियड का कोई ऑर्डर बनाना हो तो आप EN देखोगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट है, याद रखो बस। दूसरी बात इसमें हमें ये याद रखनी है कि नेगेटिव चार्ज जो होता है ना, ऑलवेज मोर EN पे ज़्यादा स्टेबल होता है। मोर EN एटम पे ज़्यादा स्टेबल होता है, या तो मोर EN हो या फिर उसकी बिगर साइज हो। याद रखिए साइज़ के लिए मैंने क्या बताया था, और ग्रुप में देखना है साइज़, ठीक है ना। तो ग्रुप में जज करना हो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी,
तो EN वाला फैक्टर कहाँ, पीरियड में, ए लॉन्ग पीरियड में जज करेंगे। और साइज वाला फैक्टर हम कहाँ जज करेंगे, डाउन द ग्रुप, ठीक है ना। ग्रुप में क्या जज करना है हमें, साइज, और पीरियड में क्या जज करना है हमें, EN, ठीक है ना। तो जिसका EN जितना ज़्यादा नेगेटिव उतना स्टेबल होगा उस पर, ठीक है ना। साइज जिसकी जितनी बड़ी उतना, मतलब डाउन द ग्रुप में मैं अगर कहूँ जज करने के लिए, तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ेगी, और अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है ना। और तीसरी चीज़, पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करते हैं। तो जब भी लेस EN एटम है उस पर ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी अलोंग पीरियड स्टेबिलिटी कम होगी क्योंकि EN बढ़ रही है, और स्मॉलर साइज ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी डाउन द ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है ना। साइज़ बढ़ रही है डाउन द ग्रुप में, तो मैंने बताया पॉजिटिव चार्ज हमेशा स्मॉलर साइज़ पे ज़्यादा, क्योंकि देखो जो नेगेटिव चार्ज है वो सरप्लस है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैला हुआ है, तो उसको रखने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए ऑब्वियसली तुमको ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा, तो बिगर साइज़ में ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना। और पॉजिटिव चार्ज छोटा सा है तो फिर स्मॉलर साइज़ में ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। तो ये 3 पॉइंट्स याद रखना। अब मैं बता रहा हूँ कि कैसे कार्बोकेटायन और कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को जज करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको कंप्लीट ऑक्टेट देखना है, पहला काम कंप्लीट ऑक्टेट है कि नहीं है। कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन की अगर आपको स्टेबिलिटी देखनी है तो सबसे पहले देखो कंप्लीट ऑक्टेट है कि इनकम्प्लीट है। कंप्लीट ऑक्टेट है तो सब कुछ छोड़ दो, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ये कार्बोकेटायन। अगर इनकम्प्लीट है तो दूसरी में क्या जज करोगे, EN या साइज वाला फैक्ट। दूसरे नंबर पे EN साइज, याद रहे मैंने बताया EN साइज अलोंग द पीरियड EN बढ़ेगी, ठीक है ना। तो उस हिसाब से जज कर सकते हो। डाउन द ग्रुप क्या होगी, साइज देखना है ग्रुप में, ठीक है ना। तो ग्रुप का ऑर्डर होगा तो साइज देख लेना, और पीरियड का ऑर्डर होगा तो EN देख लेना, ठीक है ना। तो पहले नंबर पे है कंप्लीट ऑक्टेट, दूसरे पे EN साइज वाला फैक्टर है। तीसरे नंबर पे जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखना है। अगर रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है ना, तो स्टेबल होगा, चाहे वो कार्बोकेटायन हो, कार्बोनाइन हो, पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, रेजोनेंस ऑलवेज स्टेबिलिटी लाता है, ठीक है ना। तो तीसरे नंबर पे रेजोनेंस देखना, और चौथे नंबर पे तुम इफेक्ट्स देख सकते हो। कौन सा इफेक्ट बताया मैंने, आई इफेक्ट, ठीक है ना। अब कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं। यहाँ पे हम क्या देखते थे, कंप्लीट ऑक्टेट, लेकिन यहाँ पहले नंबर पे आप देखोगे बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग हो रही है कि नहीं, क्योंकि कार्बोनाइन क्या एक तरह से लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो बगल में कोई भी जुड़ा होगा, मान लो Cl है, Cl के पास क्या 3D खाली पड़ा है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इसको डोनेट कर देगा, बैक बॉन्डिंग बना लेगा, ठीक है ना। तो जब भी BB आती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है ऑलवेज, ठीक है। दूसरे नंबर पे वही EN साइज, यहाँ भी देखोगे। तीसरे नंबर पे EN साइज मैंने बताया ऊपर कैसे जज करना है, ठीक है ना। और फिर रेजोनेंस देखोगे तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे इफेक्ट्स देख लोगे। तो रिमेनिंग 3 फैक्टर्स कार्बोकेटायन हो, कार्बोनाइन हो, दोनों में सेम है। पहला मैंने बताया कंप्लीट ऑक्टेट देखना है किस में, कार्बोकेटायन में। एनायन में क्या देखोगे, बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो हम अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू इनको सम अप करते हैं। तो गाइस हमने कुछ क्वेश्चन लिया है, तो हम इसको एक करके अटैम्प्ट करते हैं। आप चाहे तो पॉज करके अटैम्प्ट कर सकते हो एक बार। तो यहाँ पे देखो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी का पूछा हुआ है, ठीक है ना।
तो हमें जितने भी कार्बोकेटाइन या कार्बन आयन, एक ही क्वेश्चन लिया हुआ हमने कार्बोकेटाइन का फिलहाल तो, क्योंकि ज़्यादातर कार्बन आयन के ही पूछे जा रहे हैं। तो हम देखते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आप यहाँ देखोगे तो मैंने आपको याद रखना, मैंने आपको क्या बताया था, कार्बोकेटाइन में सबसे पहले कंप्लीट ऑक्टेट देखते हैं, फिर ईएन साइज देखते हैं, ठीक है ना। ईएन साइज के बाद हम क्या देखते हैं, इफेक्ट्स पे आ जाते हैं, रेजोनेंस और इफेक्ट बराबर ही आप मान के चलो, ठीक है ना। मेनली पहले के दो इम्पॉर्टेंट हैं। सिमिलरली कार्बोनाइन में हम सबसे पहले बैक बॉन्डिंग देखते हैं, ठीक है ना, फिर ईएन साइज सिमिलर है, फिर उसके बाद कार्बोकेटाइन जैसा ही है, ईएन साइज देखते हैं, ठीक है ना, फिर आरएस और इफेक्ट्स। तो यहाँ पे देखो क्या कहीं बैक बॉन्डिंग हो रही है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। भाई देखो इसके पास नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर तो है, लेकिन कोई अटैच्ड ऐसा नहीं इसका वैकेंट ऑर्बिटल हो, कार्बन के पास नहीं है, हाइड्रोजन के पास नहीं है, बैक बॉन्डिंग होगी नहीं, तो पहला तो गया। फिर जल्दी जल्दी डिसीजन लेना है हमें, प्रैक्टिस से आएगा ये, ठीक है ना। तो पहला केस तो गया, ठीक है। अब दूसरे पर आते हैं हम, ईएन और साइज। तो क्या हमें ऑर्डर बनाना है, तो क्या दो सारे कार्बन पर ही देखना है, तो ईएन साइज का भी गया, ठीक है ना। फिर इफेक्ट्स पर आओ, सॉरी ईएन साइज का तो गया ना, फिर ईएन पर आओ, इफेक्ट्स पे अभी नहीं आना, ईएन पे आओ, साइज तो सारे सेम है। तो ईएन पे आओगे तो आप देखो हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या है, sp, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो आपको पता है कि एस कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, यहाँ देखो 50% एस कैरेक्टर है, ठीक है ना। तो एस कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ रहा है, यहाँ पे 33% के आसपास है और यहाँ पे 25% हो गया, आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्या एस कैरेक्टर घट रहा है, घट रहा है, तो यानी ईएन बढ़ रहा है, ठीक है ना। ईएन भी घट रहा है, सॉरी ईएन भी घट रहा है ना, हाँ पता नहीं क्या हो गया मुझे। तो ईएन भी घट रहा है, तो सबसे ज़्यादा ईएन किसकी है, इसकी है, उसके बाद इसकी है, उसके बाद इसकी है, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी मैंने क्या बताया था, नेगेटिव चार्ज किस पर ज़्यादा स्टेबल है, लेस ईएन या मोर ईएन, मोर ईएन पे ज़्यादा स्टेबल, तो सबसे ज़्यादा इस पर ऐसे ऑर्डर बनेगा, ठीक है। तो गाइस दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ देखो नेगेटिव चार्ज है, तो अगेन आप याद करो कि बैक बॉन्डिंग हमें देखना, बैक बॉन्डिंग नहीं है, फिर ईएन साइज पर आते हैं। तो आप याद देखो ये पीरियड का ऑर्डर है, ठीक है ना, CNO क्या है, पीरियड है। तो अलोंग द पीरियड क्या होती है, ईएन बढ़ती है, ईएन बढ़ेगी तो नेगेटिव की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, तो सबसे ज़्यादा इसकी होगी, ऐसे बनेगा। आप ये बता सकते हो ये किसका ऑर्डर, ग्रुप का ऑर्डर है, OS ग्रुप का ऑर्डर है, ठीक है ना। तो यहाँ हम ईएन नहीं देखेंगे, ठीक है ना, यहाँ हम साइज देखेंगे, साइज होगी तो इसका बड़ा होगा, ठीक है ना, तो इस पर ज़्यादा स्टेबल होगा। अब यहाँ पे आपको पता है कि ये सारे प्लस आई ग्रुप हैं, प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप, तो तीन तीन दे रहे हैं ऑलरेडी, इसके पास इतना ज़्यादा है, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी यहाँ पे डिक्रीज़ होगी, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ पे 2 Cl हैं, ठीक है ना, यहाँ 3 Cl है, यहाँ पे कोई Cl नहीं है, यहाँ पे 1 Cl है, ठीक है ना। तो 1 Cl है, तो Cl आपको पता है कि माइनस आई इफेक्ट शो करता है, खींचता है, तो खींचेगा, ठीक है ना। तो आप याद रखो माइनस जो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप होते हैं, ठीक है ना, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप होते हैं, ठीक है ना। और पॉजिटिव चार्ज का उल्टा होता है, पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है तो प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, ये दोनों भी याद रखना है ना। तो माइनस आई ग्रुप है, नेगेटिव चार्ज क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो है, पर यहाँ 3 है, तो सबसे ज़्यादा ये होगा, ठीक है, ये दूसरे नंबर का है, तो सबसे ज़्यादा ये होगा, ठीक है ना। फिर इसमें 1 है, इसमें 2 है, फिर पहला, फिर चौथा, फिर तीसरा, ये इम्पोर्टेंट है। ये CH2 माइनस है ना, CH2 माइनस, तो हमें देखना है, ठीक है ना। तो आप ये देखो कि
दूसरे नंबर पे है, ये भी दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है। ठीक है, तो हमने एक पढ़ा था फॉर्मूला DNP, डिस्टेंस सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग, फिर नंबर, फिर पावर। तो सबसे क्लोजेस्ट कौन है? ये दोनों है, ये दोनों टाई हो गया डिस्टेंस में, तो हम नंबर देखेंगे, नंबर इसका ज़्यादा है तो दूसरे नंबर वाला ये सबसे ज़्यादा होगा, स्टेबल। ठीक है ना। फिर डिस्टेंस इन दोनों में, फिर डिस्टेंस देख लो, ये क्लोजेस्ट है, ऑल्दो किसकी पावर ज़्यादा है पर डिस्टेंस इसकी ज़्यादा है, ज़्यादा क्लोजेस्ट है, तो पहला फिर तीसरा, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसे बनेगा। अब मैंने जैसे बताया था प्लस चार्ज की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप। CH3 आपको पता है प्लस आई ग्रुप है। ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, यहाँ दो दो हैं तो सबसे ज़्यादा होगी तीसरे नंबर वाले की। ठीक है, यहाँ देखिए दूर है तो कम हो जाएगी प्लस आई, तो यानी फिर आ गया दूसरा, फिर आ गया चौथा, और इसमें कोई प्लस आई ग्रुप नहीं है तो पहला। ठीक है, आई होप कि आपको पसंद आया हो वीडियो, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू।